दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि इंसान प्रकृति को बदल रहा है। हमारी वजह से पृथ्वी पर गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, ध्रुवों की बर्फ पिघल रही है, हवा जहरीली होती जा रही है। धरती तो छोड़िए, अंतरिक्ष तक को हमने खुद के द्वारा फैलाए गए कचरे से भर रखा है। यानी इंसान लगातार प्रकृति से खिलवाड़ कर रहा है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि यदि किसी रोज प्रकृति ने हमारे साथ खिलवाड़ कर दिया तो इसका नतीजा क्या हो सकता है? ब्रह्मांड के निर्माण और नष्ट हो जाने के नियम इतने अटल हैं कि उनसे कोई नहीं बच पाया है। डायनासोर जैसे शक्तिशाली जीव प्रकृति की एक ठोकर भी नहीं सह पाए थे। फिर हम तो छोटे एवं कमजोर हैं। समय समय पर माँ प्रकृति ने इंसानों को अपनी ताकत का परिचय भी करवाया है। इसलिए हमें इस असीम शक्ति से अनभिज्ञ तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। आज के वीडियो में आप एक ऐसे ही उदाहरण के बारे में जानने वाले हैं जब प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाते हुए समुद्र से एक ऐसा तूफान उठाया कि उस तूफान का प्रवेश जिस भी क्षेत्र में हुआ वहीं पर अफरा तफरी मच गई। ये तूफान जिसे भोला नाम से जाना गया है, इतना प्रभावी था कि अपने अंत के साथ एक नए देश को ही जन्म दे गया। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, यदि आपको इस चैनल के वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप अपनी उंगली को आगे बढ़ाते हुए सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें। दोस्तों, जिस देश में हुकूमत सेना के हाथों में होती है, ये देखा गया है कि उस देश में आम नागरिकों के हितों का ख्याल सबसे कम रखा जाता है। पाकिस्तान एक ऐसा ही देश रहा है। वर्ष 1970 जब बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था कि नागरिक सेना की इसी उपेक्षा का शिकार बने हुए थे। नवंबर महीने के पहले सप्ताह में ही बंगाल की खाड़ी में एक तूफान उठना शुरू हुआ, जिसकी जानकारी उस जमाने में भी सैटेलाइट तस्वीरों के माध्यम से हो गई थी। किंतु पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान यानी वर्तमान बांग्लादेश के निवासियों को इस बाबत सावधान रहने का कोई संदेश नहीं भेजा। 10 नवंबर तक इस तूफान का नामकरण भोला के रूप में तय हो चुका था और ये भी अंदाजा हो गया था कि भोला बेहद घातक तूफान होने वाला है। इसलिए भारत ने अपने मछुआरों को समुद्री तटों से दूर रहने की सलाह जारी की, किंतु पाकिस्तान की ओर से ऐसी कोई सलाह जारी नहीं की गई। हालांकि ये वो समय था जब मौसमी मार का सटीक अंदाजा लगा सकने के काबिल आधुनिक तकनीक का इंसानों के पास अभाव था। इसलिए मौसम संबंधी ज्यादातर पूर्वानुमान गलत निकल आते थे। ऐसे हालात में इस तरह की चेतावनियों को अक्सर आम जन द्वारा नज़रअंदाज भी कर दिया जाता था। 12 नवंबर की रात को जब सब लोग आराम से सो रहे थे तो भोला तूफान पूर्वी पाकिस्तान से आ टकराया। उस समय तूफान की रफ्तार करीब 144 किलोमीटर प्रति घंटा थी, किंतु स्थल की सूखी हवा का साथ मिलने पर शांत होने की बजाय ये तूफान और भी उग्र हो गया और तट पर पहुंचते ही भोला ने करीब 225 किलोमीटर प्रति घंटा की भीषण रफ्तार हासिल कर ली। हवाएं इतनी तेज थी कि अचानक ही समुद्री किनारों पर सुनामी जैसा माहौल हो गया। लहरें 50 फीट तक की ऊंचाई से उठती हुई पूर्वी पाकिस्तान के चटगांव नामक तटीय इलाके में भारी उत्पात मचाने लगी। सोते हुए व्यक्तियों को भागने का कोई अवसर इन लहरों ने नहीं दिया। लोगों के मुंह और नाक में पानी के साथ साथ उछलती हुई समुद्री रेत भी घुस गई। प्रति मिनट हजारों की संख्या में इंसान मारे जाने लगे, कुछ डूबकर तो कुछ टूटने वाली इमारतों के नीचे दबने से। पाकिस्तान की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पूर्वी पाकिस्तान में भोला तूफान के कारण करीब 1,91,000 इंसानी शवों को बरामद किया गया और लगभग 1.5 लाख लोग गायब हो गए। यानी मरने वालों की संख्या 3.5 लाख के आसपास रही होगी। वहीं कुछ विदेशी रिपोर्ट्स के अनुसार इस तूफान से मरने वाले इंसानों की संख्या 5 लाख से भी अधिक थी। कई गांव पूरी तरह से समाप्त हो गए। न सिर्फ पूर्वी पाकिस्तान बल्कि भारत के पश्चिम बंगाल एवं अंडमान निकोबार में भी इस तूफान का प्रभाव काफ़ी भयानक रहा। भोला तूफान की घातकता का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इस तूफान ने कोलकाता से कुवैत जा रहे एक 5000 टन भारी समुद्री मालवाहक जहाज को किसी खिलौने की भांति लहरों पर उछालते हुए डुबो डाला था और इस जहाज पर सवार सभी 50 लोग मारे गए थे। दोस्तों, 14 नवंबर की शाम ढलते ढलते भोला तूफान शांत हो गया, किंतु मात्र 2 दिन वजूद में रहे इस तूफान के कारण पूर्वी पाकिस्तान में हर ओर मरे हुए लोगों की लाशों का अंबार लग चुका था। भारी मात्रा में हुई जान और माल की हानि के कारण पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के भीतर पाकिस्तानी सैन्य शासन के खिलाफ गुस्सा प्रबल हो गया। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी पाकिस्तान के तत्कालीन लीडर जनरल याहिया खान की जमकर आलोचना की। उन पर लोगों को समय पर सावधान न करने का आरोप लगाया गया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि तूफान समाप्त होने के 3 दिन बाद भी जनरल याहिया खान द्वारा पूर्वी पाकिस्तान में राहत अभियान शुरू नहीं किया गया।
जिसका कारण उन्होंने भारत को बताया। असल में पूर्वी पाकिस्तान एवं पश्चिमी पाकिस्तान के ठीक मध्य में भारत पड़ता है। जनरल याहिया खान ने कहा कि भारत उनके द्वारा भेजी जा रही राहत सामग्री को अपने देश से नहीं गुजरने दे रहा, लेकिन पाकिस्तान का यह आरोप बिल्कुल ही गलत था। असल में भारत का मार्ग इस्तेमाल करने में पश्चिमी पाकिस्तान का घमंड आड़े आ रहा था। पाकिस्तानी नेताओं का ये मानना था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने दुश्मन भारत से किसी भी सूरत में मदद नहीं ले सकते। यही वजह रही कि पूर्वी पाकिस्तान में अगले कई सप्ताह तक जिंदा बचे लोग भी भूख से तड़प तड़प कर मरते रहे। इस दौरान वर्ष 1970 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने खुद कहा कि ऐसे हालात में पाकिस्तान भारत का मार्ग जब चाहे तब इस्तेमाल कर सकता है। इस संकट की घड़ी में भारत पाकिस्तान के साथ खड़ा है, लेकिन पाकिस्तान को न सिर्फ भारत का मार्ग इस्तेमाल करने में समस्या है, बल्कि जो राहत सामग्री भारत अपनी ओर से पूर्वी पाकिस्तान में भेजना चाहता है, उसे भेजने की अनुमति भी पाकिस्तानी सरकार द्वारा नहीं दी जा रही है। ऐसे समय में पूर्वी पाकिस्तान के मुख्य राजनेता शेख मुजीबुर रहमान ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया। उन्होंने गांव-गांव घूमकर लोगों को ये बताया कि किस तरह से पश्चिमी पाकिस्तान ने ऐसे कठिन हालातों में भी उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया है। जब लोग मर रहे हैं तो ऐसे नाजुक समय में भी पाकिस्तान अपने नागरिकों की जान से अधिक अपने घमंड को महत्व दे रहा है। शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा फैलाई गई जागरूकता ने लोगों पर गहरा असर डाला और देखते ही देखते पूर्वी पाकिस्तान में एक बहुत बड़े आंदोलन की शुरुआत हो गई। इस आंदोलन ने पूर्वी एवं पश्चिमी पाकिस्तान को दो अलग अलग विचारधाराओं में बांट दिया। इस घटना के ठीक एक महीने बाद यानी दिसंबर 1970 को पाकिस्तान में आम चुनाव भी हुए। इन चुनाव में पूरी पाकिस्तान ने एकजुट होकर शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी को वोट किया, जिससे उनकी जीत हुई। लेकिन चुनाव के नतीजे देखकर पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल मोहम्मद याहिया खान आग बबूला हो गए। असल में पश्चिमी पाकिस्तान के लोग पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को हेय दृष्टि से देखते थे। उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि हमसे अलग भाषा बोलने वाला एक बंगाली पूरे पाकिस्तान पर शासन करेगा। यही वजह रही कि मोहम्मद याहिया खान ने इन चुनाव के नतीजों को मानने से ही इनकार कर दिया। उनका कहना था कि शेख मुजीबुर असल में भारत के कहे अनुसार कार्य कर रहे हैं और स्थानीय लोगों को सेना के खिलाफ भड़का रहे हैं। इसके बाद याहिया खान द्वारा सेना भेजकर पूर्वी पाकिस्तान के नेताओं को जबरन जेल में ठूसने का अभियान शुरू कर दिया, जिसका विरोध होने पर अगले कुछ वर्षों तक पूर्वी पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर नरसंहार की घटनाएं होने लगी और इस नरसंहार से घबराए हुए लोग अपनी जान बचाने के लिए भारत की ओर भागते हुए आना शुरू हो गए। जो लोग पाकिस्तानी सेना के जुल्मों का शिकार बने, उनके पास भारत भागने के सिवाय और कोई चारा नहीं था। अब इन तमाम हालातों का परिणाम ये हुआ कि ठीक एक वर्ष बाद 3 दिसंबर वर्ष 1971 को भारत द्वारा इस पूरे मामले में सेना हस्तक्षेप करने को मजबूर होना पड़ा और भारत और पाकिस्तान के मध्य छिड़े इस युद्ध में पाकिस्तान को बहुत जल्द करारी हार का मुंह भी देखना पड़ा, जिस वजह से पाकिस्तान ने अपनी सेना पूर्वी पाकिस्तान से हटा ली एवं पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश के नाम से एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया, जिसके पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान ही बने। हालांकि वर्ष 1975 के दौरान पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों द्वारा शेख मुजीबुर रहमान के साथ साथ उनके पूरे परिवार की हत्या ही कर दी गई। दोस्तों, ये सच है कि यदि इस पूरे मामले में भारत हस्तक्षेप नहीं करता तो बांग्लादेश का स्वतंत्र हो पाना असंभव था, किंतु ना ही कभी बांग्लादेश द्वारा भारत को अपना मित्र समझा गया और ना ही बांग्लादेश के इतिहास की किताबों में इस बात का कोई जिक्र मिलता है कि उन्हें आज़ादी भारत की वजह से मिली। वस्तुतः प्रत्येक देश इतिहास को तोड़ मरोड़ कर अपनी सुविधा के अनुसार ही पेश करता है। बहरहाल ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।